Hello students. Hello students. Welcome to Y Academy once again. I am Yogesh Agarwal, your physics teacher. और मैं आपको आज फिजिक्स का अपने ब्रिज कोर्स के माध्यम से पहला लेक्चर फिजिक्स का वेक्टर्स में स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखिए फिजिक्स बेसिकली सब्जेक्ट कैसा है, अगर इंट्रोडक्शन के तौर पे समझें तो फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ थिंग्स। जो कुछ हम देखते हैं उसकी कैलकुलेशन। सपोज हमें बिल्डिंग बनानी है तो उसकी कैलकुलेशन, कितना साइज होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, उसके अंदर जो भी कुछ मटेरियल लगने वाला है उसकी कैलकुलेशन, फिर उसका प्रोपोर्शन रेशियो, एक चीज को दूसरी चीज में मिक्स करना। तो इस तरीके के कई चीजों की कैलकुलेशन को हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो फिजिक्स इसीलिए मैथ्स के आसपास एक सब्जेक्ट के तौर पर माना जाता है। मैथ्स और फिजिक्स दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं हमेशा, क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन का जो पार्ट है दैट इज डन इन मैथ्स, राइट। दूसरा, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं उसको मेजर करना है, कैलकुलेट करना है। तो फिर इसलिए वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस है कि किसके साथ किसको हम ऐड कर सकते, किसको किसके साथ हम मिक्स कर सकते, कैलकुलेट कर सकते, एक चीज का रिलेशन दूसरी किसी चीज के साथ में कैसे रख सकते, उस रिलेशन को बनाना है तो उसके बीच में और क्या पैरामीटर्स लग सकते, इस सब का नाम फिजिक्स है। तो वेक्टर्स हमें क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना, उसके पीछे दो कारण है। अब मान लो आपके पास सपोज फिजिक्स जो चैप्टर है, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपने सपोज कोई ए क्वांटिटी ले ली और दूसरी कोई बी क्वांटिटी ले ली, राइट। अब इसको हमको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐसा कुछ करना है। तो ये क्वांटिटी किस टाइप की है, और जो तीसरी क्वांटिटी होगी, तीसरी क्वांटिटी जो भी बनेगी इसकी, इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है और इसका नेचर क्या होगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये क्वांटिटीज आपस में किस तरीके का बिहेवियर कर सकती हैं, और उस बिहेवियर को समझने के लिए हमको ना वेक्टर्स नाम के इस चैप्टर की जरूरत पड़ती है। तो यूं समझो, ये सभी एक अलग अलग क्वांटिटीज हैं जितनी भी आपको दिख रही हैं, और इसके बदले में हमको एक नई क्वांटिटी मिलती है और उसके नेचर के बारे में जानना जरूरी है, इसलिए हमें ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है, राइट। एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं, फिजिक्स का बेस अगर किसी को मजबूत करना है ना तो उसको ये चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम सबसे पहले ना अपने इस कोर्स में ना ये वेक्टर नाम के इस चैप्टर को लेके चलना चाहते हैं, राइट। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे करें कि सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स में जो होता है वो इस हमारे आसपास जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना वो क्या है और उसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखो, जैसे हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट का है तो उसका कोई मास होना चाहिए, राइट। तो किसी ऑब्जेक्ट में कितना मास है, हाउ मच मास, तो कैलकुलेशन का विषय आ गया। हम यहां से इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक जाना चाहते हैं, ए से बी तक जाना चाहते हैं, कितना टाइम लगा, कैलकुलेशन आ गई। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां से यहां तक गए, अगर जैसे हम यहाँ पे दिखाई रहे हैं आपको, तो हमारी स्पीड क्या थी, कैलकुलेशन आ गई। हर चीज में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन है ही। इस ऑब्जेक्ट को के ऊपर कोई फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट मूव कर दिया, तो फोर्स कितना था, मूवमेंट कितना था, ये सब हमने चारों तरफ हमको ये दिखता है। हम बाजार से कोई मटेरियल लेके आए तो उसका माप के ही लाते ना, भाई दुकानदार से ये बोलना ही पड़ता ना आपको कितना देना है। शुगर चाहिए 2 kg चाहिए, 5 kg चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट चाहिए, कितना चाहिए बताना पड़ता है। हमारी एज क्या है, हमारे डिस्टेंस, हम यहाँ से मेरा कोई रिलेटिव है तो कितनी दूर रहता है, मेरे को वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मेरे पास कोई गाड़ी है तो उसकी स्पीड उसके अंदर क्या है, उसके अंदर फ्यूल कितना लगता है। 50 तरीके की चीजें हैं जिनको हम अपने चारों तरफ मेजरमेंट करना ही पड़ता है, राइट।
तो वेक्टर्स को पढ़ने से पहले हमको ये समझना आवश्यक है कि ये सब चीजें हैं क्या और इसको वेक्टर के हिसाब से कैसे देखना है हमें, राइट। तो ऐसा समझते हैं कि जितने भी हमको आसपास जो कुछ हमारे दिखता है जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं उन सबको कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब एनीथिंग which can be measured, which can be measured is called physical quantity, is called physical quantity, quantities, anything which can be measured is called physical quantity। अब एग्जांपल में हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, हम किसी भी चीज का मास मेजर कर सकते हैं, हम टाइम मैनेजमेंट या मेजर कर सकते हैं, यहाँ से वहां तक कितना टाइम लगा, हम अपनी स्पीड, किसी भी चीज के ऊपर लगा हुआ फोर्स, हम वेलोसिटी, हम किसी भी चीज पर लगने वाला प्रेशर, ये सब चीजें हम मेजर कर सकते हैं। ईटीसी किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, हमारे घर में बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट कितना है इसको मेजर कर सकते हैं। तो जो कुछ भी हम मेजर कर सकते हैं विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जितनी भी चीजें आपके सामने मैंने लिखी हैं दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है। लेकिन इन फिजिकल क्वांटिटीज को ना हम उनकी नेचर के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दीज ऑल क्वांटिटीज कैन बी divided into two types. Number one, scalar quantities, and number two, vector quantities. ऐसा तो दो ही प्रकार की हम क्वांटिटीज, इन सबको दो प्रकार की क्वांटिटी में डिवाइड करते हैं, लेकिन एक तीसरे प्रकार की और भी होती हैं जिनकी हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं थोड़ी देर में। लेकिन पहले हम सिर्फ इन दो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसमें आपको ये भी समझ जाएगा वेक्टर्स पढ़ना क्यों जरूरी है, राइट। तो देखते हैं नंबर वन जो इसकी विभाग किया है हमने, जो हमने डिवाइड किया है, पहला टाइप जो है वो स्केलर क्वांटिटीज। क्लास 10th में आपने ये बड़े अच्छे से पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, है ना। अभी देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज, इसमें से हम कुछ स्केलर क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज का मतलब क्या है कि दो क्वांटिटीज, ऐसी सभी क्वांटिटीज जिनको हम सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की तरफ से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन बाय मैग्नीट्यूड, अगर तो उसे कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी, राइट। जैसे इसमें से हम मास ले लें, सपोज मास कैसा होता है, हम क्या कहते हैं किसी भी दुकानदार को कि भैया 2 kg शुगर देना। यहां पे हमने 2 kg बताया, ये एक मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कितना देना है 2 kg, इसमें कोई डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। हम ये तो नहीं कहते भैया दुकानदार से कि 2 kg शुगर दो नॉर्थ साइड में या 5 kg राइस दो साउथ में, ऐसा तो नहीं कहते। अगर ऐसा कहेंगे भी तो दुकानदार हंसेगा, मजाक उड़ाएगा हमारा। इसी तरह से हम अपनी किसी टाइम को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो भी हम क्या कहते हैं, कितने बजे आपकी घड़ी में, सपोज कोई बोला इट इज 2 PM, तो ये तो नहीं पूछेंगे ना हम 2 PM तो है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में है, क्या ये ईस्ट में 2 PM है या वेस्ट में 2 PM है, नहीं कह सकते। बिकॉज टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ 2 PM यानी एक प्रकार की एक मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है सिर्फ, राइट। किसी ने पूछा आपकी हाइट क्या है भाई, हाइट हम क्या कहेंगे, मेरी हाइट सपोज 156 सेंटीमीटर है सपोज, तो यही तो कहेंगे मैं माई हाइट इज 150 सेंटीमीटर। कोई ये तो नहीं कहेगा माई हाइट इज 150 सेंटीमीटर वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन ये तो कोई नहीं कहने वाला। ईस्ट में है 156,
क्या नॉर्थ में कुछ और होगी क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जितनी भी क्वांटिटीज मैं सामने लिख चुका हूं अभी, तो दे ऑल आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, no direction required, hence these quantities are termed as scalar quantities. इनको हम scalar quantities कह सकते हैं, right? तो those which can be represented by, which can be represented या described by only magnitude are termed as scalar quantities. उनको हम स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। और एग्जांपल में आप लिख सकते हो, ये स्केलर है, टाइम स्केलर है, स्पीड स्केलर है, प्रेशर स्केलर है, इलेक्ट्रिक करंट को हम कुछ और कहते हैं बेसिकली, टेम्परेचर स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटीज हम कह सकते हैं, राइट? दूसरे टाइप की जो क्वांटिटीज हैं वो कौन सी हैं? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन स्केलर में भी आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताना है मेरे को, कि स्केलर क्वांटिटी के इंपॉर्टेंस या समझो ना, उसके बारे में स्पेशल बात क्या है। देखिए, ये जो क्वांटिटीज है ना, अब इसमें 2 kg के साथ में हम 2 kg ऐड कर दें, सपोज 2 kg प्लस 3 kg, तो क्या आ गया भाई? 5 kg। तो ये क्या हुआ? सिंपल एल्जेब्रा हमने यूज कर लिया। सिंपल जो कुछ हम पढ़ते आए हैं बचपन से, मैथमेटिक्स, सिंपल एडिशन। तो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए या उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल एल्जेब्रा या एल्जेब्रिकली उनको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड algebraically, राइट? तो इनकी ये भी एक पहचान है, एक आइडेंटिफिकेशन है। स्केलर क्वांटिटी है तो बस सीधा सीधा उनको ऐड कर दो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, algebraically उनको ऐड करना है, स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, राइट? दूसरे टाइप की जो क्वांटिटीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनको हम अभी पढ़ना भी चाहते हैं। नंबर 2, दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज। और आप समझ गए होंगे, जैसे यहाँ पे हमने इनको ओनली बाय मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया था, डिस्क्राइब किया था, यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी दिखानी पड़ती है, शो करनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज which are described by magnitude and direction, both are called vector quantities, right? तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। सपोज हमने आपको एक क्वांटिटी बता दी, डिस्प्लेसमेंट। आपने क्लास 9th में पढ़ाई है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को हम, मिनिमम डिस्टेंस को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो ये इसमें हमको बताना चाहिए, ये सपोज ये ए और बी के बीच में 5 मीटर डिस्टेंस है, तो हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट शो करना है तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर ईस्ट। ये ए से बी तक ना, ये ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है, किधर भी, जिधर भी डायरेक्शन है वो हमको बतानी पड़ेगी, देन ओनली इट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर हमने ये कह दिया ना सिर्फ ए और बी के बीच में डिस्टेंस 5 मीटर है, अब डायरेक्शन शो नहीं की, तो ये बन गया डिस्टेंस, ये अब डिस्प्लेसमेंट नहीं रहा। डिस्प्लेसमेंट कब है? जब इसके अंदर हमने डायरेक्शन को बताया है। अगर डायरेक्शन नहीं बताया है तो इट इज कॉल्ड डिस्टेंस।
राइट। फोर्स है, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ही ले रहा हूँ, एग्जांपल फोर्स, राइट। अगर आप किसी स्टूडेंट को बोलते हो कि बेटे इधर आओ, इसके ऊपर फोर्स लगाओ, ये ब्लॉक रख दिया टेबल पर और आपने कहा बेटे इसके ऊपर फोर्स लगाओ, तो वो क्या करेगा, हो सकता है इधर से फोर्स लगा दे F1। एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, जब आप कहोगे बेटा इसके ऊपर फोर्स लगाओ, तो ये पूछेगा सर किस डायरेक्शन में लगाऊं, किधर, यहां से इधर लगाऊं या लेफ्ट से राइट में लगाऊं या राइट से लेफ्ट में लगाऊं, किधर लगाऊं, पूछेगा। अगर वो पूछ रहा है या फिर आपने उसको बता दिया बेटे इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाइए, तो फिर आपने बता दिया ना फोर्स लगाइए, तो फोर्स का जो भी है लगा देगा वो, और डायरेक्शन आपने बता दिया है। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है उनको कहते हैं। स्केलर जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब किए जा सकते हैं उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे स्केलर में था उनको अलजेब्राइकली ऐड कर सकते हैं हम, इसी तरह से ये जो वेक्टर्स हैं या वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको हम अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। ये देखो, अगर मैं कहूं, या ऐसा लिख देता हूं पहले मैं, वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड वेक्टरिकली। वेक्टरिकली का मतलब डायरेक्शन के साथ। जैसे मैं बोलता हूं इस ब्लॉक के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का और दूसरा फोर्स लगाया ये 5 न्यूटन का। अब मुझे ये फोर्स है ए और ये फोर्स है बी, या फिर ये फोर्स है F1 और ये फोर्स है F2। ये हम अब टोटल फोर्स इसके ऊपर निकालना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। अगर कोई लिख दे टोटल फोर्स कितना है या नेट फोर्स कितना है, F1 प्लस F2 कितना है, 5 प्लस 5 कितना है, 10 न्यूटन। अब किस डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, तो ये डिसाइड नहीं होगा, और 10 न्यूटन है ये भी डिसाइड नहीं होगा, राइट। तो ये चीज रॉन्ग हो जाती है इसमें। हाँ, अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती तो ये राइट हो जाती, लेकिन ये है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब ये राइट नहीं है, बिकॉज ये फोर्स लग रहा है ओ डायरेक्शन में और ये फोर्स लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्शन के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के साथ ऐड करने का क्या मतलब हुआ, ये देखिए, डायरेक्शन के साथ ऐड करने का क्या मतलब हुआ, ये देखिए 5 न्यूटन ये फोर्स हो गया, दूसरा 5 न्यूटन ये फोर्स हो गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ये इसके हिसाब से ये है फाइनल, इसका दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, दिस इज द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, अब आपको पता ही होगा ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इसमें। नेट फोर्स इज ए सी, तो ए सी कैसे निकालें, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आप करते ही आए हो अपने नॉर्मल लाइफ में। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, दोबारा 5 का स्क्वायर 25 और दोनों हो गए 50, ये ए सी स्क्वायर हो गया। तो ए सी इज इक्वल टू √50, 25 इंटू 2 यानी 5√2 न्यूटन, ये कह सकते हैं, ये हुआ फोर्स ए सी। अब ए सी की डायरेक्शन क्या है, अगर ये डायरेक्शन ईस्ट थी और ये डायरेक्शन नॉर्थ थी सपोज, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, ये देखो, ये ईस्ट ये नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा यानी। So AC is equal to this is answer 5√2 Newton northeast. So in this way ये 5 plus 5 equal to 10 Newton नहीं आया फोर्स, ये क्या आया 5 plus 5 ही है ये, लेकिन कैसा है
वेक्टरिकली। तो वेक्टरिकली में डायरेक्शन के साथ हमने ऐड किया, डायरेक्शन के साथ करने की वजह से हमें पता चला दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसको AC को कैलकुलेट किया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट इन वेक्टर्स, इसीलिए हमें वेक्टर्स पढ़ना जरूरी है। बिकॉज अगर हम फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्ट एल्जेब्रिकली ऐड करते रहेंगे या फिर कोई ऑपरेशन वेक्टर की तरह नहीं करेंगे, डायरेक्शन का ध्यान ही नहीं देंगे, तो हमें कभी भी एक्चुअली रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जब रिक्वायर्ड रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो हमारी कैलकुलेशन बिगड़ जाएंगी और इस पूरी दुनिया में उलट पुलट हो जाएगा। क्योंकि हम निकालते हैं ना, यहाँ से इतना ऊंचाई हाइट की बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसको इस हाइट पे अगर हमने एक कुछ सपोज टेरेस निकाल दी सपोज, तो वो कितना लोड ले पाएगी, गिर तो नहीं जाएगी, उसको कितने हाइट फोर्स से ऊपर खींचना पड़ेगा। तो ये सब चीजें वेक्टोरिकली करनी पड़ती हैं। डायरेक्शन किधर है ये इंपॉर्टेंट है, हेंस वेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये रहे दोनों प्रकार की क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर्स, और वेक्टर्स को ही हम आगे तक ले जाना चाहते हैं, राइट। अब इसमें एक प्रकार की क्वांटिटीज और होती हैं जिन्हें हम कहते हैं थर्ड नंबर पे, जो मैंने पहले तो नहीं लिखी थी, अभी लिख रहा हूं, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटीज, और टेंसर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं स्टूडेंट? वो ये कि जो देखने में तो लगती है वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन उनका एडिशन स्केलर की तरह होता है, राइट। मतलब दोज क्वांटिटीज which has the direction, which has both magnitude as well as direction, but do not follow the laws of vectors, are called tensor quantities. उनको टेंसर क्वांटिटी कह सकते हैं। एग्जांपल सबसे अच्छा इसमें होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है जहां पे हमको ये पता होता है कि डायरेक्शन क्या है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है हमको पता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है ये भी हमको पता है, लेकिन हम जब उसको एडिशन करने आते हैं तो फिर वो एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं। जैसे सपोज करो ये, सपोज ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, राइट। और ये एक और रेजिस्टेंस है, इसमें सपोज 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो इधर बताइए ये इस रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा, यहाँ करंट कितना होगा। तो देखो अब यहाँ पे 3 एम्पियर करंट आया, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट है, तो यहाँ पे जाने वाला करंट 5 एम्पियर ही तो होगा। 3 + 2 आपने सिंपल अलजेब्रिकली ऐड कर दिया। आपने यहाँ पे अब पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाया। 3 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, तो मैं लगा दूं यहाँ पे कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका होल, तो 9 + 4 √13। ये तो नहीं है, ये रॉन्ग है, √13 तो नहीं है, कितना, 5 एम्पियर। तो देखो इस पास डायरेक्शन थी, मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है, लेकिन दोनों का एडिशन एल्जेब्रिकली हुआ है, डायरेक्ट ऐड किया है 3 + 2। हेंस इलेक्ट्रिक करंट इज डिफरेंट फ्रॉम स्केलर एज वेल एज वेक्टर्स, उन दोनों से डिफरेंट है, और डिफरेंट है इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, टेंसर क्वांटिटी, राइट। आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गई होगी बात कि टेंसर वेक्टर्स क्या है और स्केलर क्या है। अब इम्पोर्टेंट हम जो चैप्टर हम लेके चलना चाहते हैं वेक्टर्स, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं कि वेक्टर्स जो है ना, उसको सबसे पहली बात तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो वेक्टर्स को जब कोई भी क्वांटिटी हमको रिप्रेजेंट करनी है तो हम उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो, एरो मतलब क्या, उसकी जो लेंथ है
लेंथ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, और उसकी जो उसका जो डायरेक्शन है, यानी हेड जो है वो शोज द डायरेक्शन, लेंथ शोज मैग्नीट्यूड और हेड शोज डायरेक्शन। मतलब क्या है, मुझे अगर लिखना है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3 मीटर ईस्ट, तो बच्चों ईस्ट वेस्ट का हम हमेशा एक फिगर ऐसा बना के चलते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, बोर्ड के ऊपर हमें ऐसा दिखेगा। तो कभी भी इसको ही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ डायरेक्शन मान के चलना है हमको। तो डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर ईस्ट सपोज, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, तो ये जो है ना उसका एक एरो बनाएंगे जिसमें 3 यूनिट, हम कोई भी यूनिट मान के 3 सेंटीमीटर मान लेंगे, 3 मीटर तो नहीं मान पाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, कॉपी बुक में भी नहीं आएगा, बोर्ड में भी नहीं आएगा, तो छोटे छोटे कोई भी हम मान लेंगे कि सपोज ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, 1 यूनिट इज 1 मीटर, कोई भी यूनिट मान सकते। तो ये 3 मीटर लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये डायरेक्शन है ईस्ट, जैसा हमने स्टैंडर्ड माना था वो डायरेक्शन ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन ईस्ट। तो ये ए भी जो है ना, इसको हम वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर फॉर डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर ईस्ट मान सकते हैं, राइट। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अब, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सपोज हमारे पास एक लेटर है एस, राइट, तो जो डिस्प्लेसमेंट का लेटर है वो उसके ऊपर एक एरो बना देंगे। ये ग्राफिकली ऐसे करते हैं और मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट इज एस एरो 3 मीटर ईस्ट, यानी अगर हमें कोई क्वांटिटी ऐसी दिख गई जिसमें कोई लेटर बना हुआ है और उसके ऊपर एक एरो लगा हुआ है, तो समझ लो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सभी बुक्स में आपको ऐसा ही मिलेगा। इसके अलावा कुछ बुक्स में ऐसा भी मिलेगा कि इसी बात को ना कुछ लोग ऐसा भी लिख देंगे, बोल्ड लेटर में लिख देंगे, इसको एरो नहीं लगा रहे, सिर्फ बोल्ड लिख दिया, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई पूछे ये देखो वी और एक वी, पहचानिए इसमें से कौन सी स्केलर कौन सी वेक्टर, तो वी सिंपल लिखा है तो वो स्केलर, अगर डार्क कलर करके लिखा है तो वो वेक्टर, या फिर हमको डार्क नहीं करना तो वी के ऊपर एरो लगा दो तो ये वेक्टर, फिर तो साफ ही पता चल जाएगा ये वेक्टर है। तो इस तरीके से हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, करेक्ट। चलिए फिर रिप्रेजेंटेशन के बाद हम वेक्टर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी वेक्टर को हम उठा के कहीं भी रख दें तो वो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा अगर उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन सेम है। वी कैन, if we shift a vector anywhere without changing its magnitude and direction, then that vector will remain unchanged, will remain unchanged। ये पहली प्रॉपर्टी है वेक्टर की, कि अगर हम किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं भी ले जाएं, लिखा है ना, शिफ्ट कर दें उसको, कैसे शिफ्ट करें कि उसका ना तो मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए और ना तो उसकी डायरेक्शन बदलनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ कर दिया ना तो वो वेक्टर जो है वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। एग्जांपल देखें, ये वेक्टर है ए, वेक्टर ए,
राइट। मैं उसको उठा के यहाँ ले जाता हूँ, यहाँ, ये देखो। तो ये वैसा ही है, जितनी लेंथ थी उतनी लेंथ है, और जैसा उसका इंक्लिनेशन था वैसा ही इंक्लिनेशन है, कोई चेंज नहीं आया। मान लो सपोज ये थीटा एंगल बना रहा था, ये अभी भी थीटा एंगल बना रहा है, तो फिर ये दोनों सेम है, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया। यही वेक्टर वो है, ये, राइट। तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की, उसको हम कहीं भी शिफ्टिंग कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है स्टूडेंट, कोई हमको बोले कि वेक्टर ए को और वेक्टर बी को ऐड करो, अब हमको दोनों अलग अलग दिए हैं, तो हम इसको उठा के यहाँ रख देंगे, ये वेक्टर ए है, और इसको उठा के यहाँ रख दो, ये वेक्टर बी हो गया, इसको उठा के वहां रख दिया सीधा। इसको तो सीधा सीधा जैसा था उठा के ले गए, ना डायरेक्शन चेंज ना मैग्नीट्यूड चेंज। इसको भी उठा के ले गए, ना डायरेक्शन चेंज ना मैग्नीट्यूड चेंज। लेकिन अब दोनों पास पास आ गए, तो हम ये निकाल सकते हैं ना, वी कैन कैलकुलेट इट। तो कैलकुलेशन में फायदा है कि हम अपने वेक्टर को शिफ्ट कर लेते हैं, और शिफ्ट करके बस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना, लेकिन शिफ्ट करके कुछ कुछ तो भी बन जाता है ना हमारे पास, जिससे हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूर रखे रहेंगे तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं जान पाएंगे दोनों के बीच में कितना एंगल है, हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि उससे क्या कौन सी शेप बनने वाली है। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल बन गया एक, इसका पैरेललोग्राम बना सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं, जो भी बन सकता है वो हम कर सकते हैं। कैलकुलेशन का पार्ट हम आगे सीखने वाले हैं, तो ये फायदा है इस शिफ्टिंग का, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर अपन किसी भी वेक्टर की कोई भी एक चीज बदल दें, मतलब वेक्टर में होती दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, तो या तो मैग्नीट्यूड बदल दें, या तो डायरेक्शन बदल दें, या दोनों बदल दें, तीनों ही कंडीशन में वेक्टर बदल जाएगा, वेक्टर विल चेंज। फिर वो वेक्टर पुराना वेक्टर नहीं रहेगा। इफ there is any change there is any change in magnitude or in direction or in both, then that vector is considered as a changed vector, changed, or you can say other vector। वेक्टर बदल जाएगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल, ये देखो, ये वेक्टर ए है, तो मैंने क्या किया, देखो इस वेक्टर को ना ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो ये वेक्टर बी मिल गया मेरे को। मैंने क्या किया, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया। तो क्या लग रहा है, क्या ये ए और बी, क्या ये वेक्टर ए है? नहीं है। हेंस वेक्टर ए इज नॉट वेक्टर बी। अब देखो दूसरा, ये वेक्टर ए है, मैंने इतना ही बड़ा रखा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी सिर्फ। तो क्या मैं इसको वेक्टर ए लिख सकता हूँ? ये वेक्टर बी है, और यहाँ भी वेक्टर ए वेक्टर बी जैसा नहीं है, बदल गया। अब तीसरा मैंने क्या किया, देखो ये वेक्टर ए है, मैंने ऐसा कर दिया इसको, यानी इसका यहाँ पे क्या किया, देखो मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया, मैग्नीट्यूड चेंज। दूसरे में मैंने क्या किया, डायरेक्शन चेंज। तीसरे में मैंने क्या किया स्टूडेंट, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज। तो भी ये वेक्टर ए
वेक्टर बी जैसा नहीं है। तो हर हालत में हम किसी भी वेक्टर में ना तो मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, ना तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर कर दिया तो फिर वो वेक्टर वेक्टर नहीं रहेगा, एक नया ही वेक्टर हमें मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड चेंज किया तो भी अलग, उसका बात ही खत्म। ये तो 5 यूनिट का था, ये तो 2 यूनिट का दिख रहा, तो बदल गया ना। इसमें तो डायरेक्शन ही बदल गई, ये ईस्ट को जा रहा था, ये नॉर्थ ईस्ट को जा रहा है, बदल गया। ये देखो, ये 5 यूनिट का था, ये 2 ही का रह गया, ये ईस्ट को जा रहा था, ये साउथ ईस्ट को जा रहा है, तो फिर सब कुछ बदल गया है। तो फिर ऐसी केस में वेक्टर बदल जाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, जो वेक्टर है जैसा है वैसा ही रखना चाहिए। सिर्फ उसको हम उठा के एज इट इज कंडीशन में कहीं ले जा सकते हैं, ना मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, ना तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। राइट, नोट कर लीजिए अभी लोग। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम किसी वेक्टर को ना रोटेट कर दें तो भी वो वेक्टर बदल जाएगा। सिर्फ फर्क यही है, सिर्फ कहना यही है कि उसको जो रोटेशन है वो 360 डिग्री से नहीं होना चाहिए, अदर देन 360 डिग्री होना चाहिए। मतलब किसी वेक्टर को, ये देखो थर्ड प्रॉपर्टी हम क्या कहते हैं, इफ वी रोटेट ए वेक्टर बाय एन एंगल other than 360 degree, other than 360 degree, then that vector will change, वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, यहीं पे बना देंगे एग्जाम्पल। ये वेक्टर ए है, राइट, और मैंने इसको रोटेट कर दिया। ये है, ये इसको मैंने रोटेट कर दिया, है ना, इसे। तो अब ये वेक्टर बी हो गया, ये ए नहीं है, ए इज नॉट वेक्टर बी। एक तरीके से डायरेक्शन चेंज करना ही कहते हैं इसको। लेकिन अगर मैंने इसको बदल के ऐसा कर दिया, देखिए, अगर मैंने इसको ना रोटेट करते करते ना वापस यहीं ला लिया, यानी वापस ये इधर ही आ गया वेक्टर ए। ये देखो, इसको रोटेट कैसे किया, इसको पूरा 360 डिग्री से रोटेट किया, तो ये वेक्टर वापस ये वेक्टर हो गया। तो ये वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये तो सेम वेक्टर ही है, सेम वेक्टर। क्यों सेम है, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड जितना था उतना ही है, इसकी डायरेक्शन ईस्ट है, इसकी डायरेक्शन भी ईस्ट है, तो फिर ये सेम वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं हो सकता। तो 360 डिग्री से अगर किसी को रोटेट किया तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अदर देन 360 डिग्री हमने अगर कोई चेंज किया वेक्टर को, रोटेट किया हमने वेक्टर को, तो वो नया वेक्टर बन जाएगा, पुराना नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो, हमने थोड़ा सा ही किया था, सपोज हमने इसको कितना किया था, सपोज हमने 45 डिग्री से किया था, तो फिर ये वेक्टर बी मिल गया हमको। ए की जगह क्या मिल गया, बी। लेकिन हमने जब 360 डिग्री से रोटेट किया तो ए का यही रहा, याद रखना है आपको। और फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज, फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट, देखिए नंबर 4, कि हम किसी भी वेक्टर को, सपोज ये वेक्टर है, वेक्टर ए, उसको हम किसी क्वांटिटी बी से डिवाइड कर सकते हैं। होता रहेगा, ऐसा होगा भी कि किसी नंबर से, बी इज ए नंबर, बी इज ए नंबर कर सकते हैं। बट इसका उल्टा नहीं कर सकते, बी को वेक्टर ए से डिवाइड नहीं कर सकते। एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई ए वेक्टर, but a vector can be divided by a number. We cannot divide any vector, any number by a vector. But we can divide a vector by a number. तो ये वैलिड है, बी एक नंबर है, ए तो वेक्टर है ही, आपको एरो से पता चल रहा है। ये
पॉसिबल नहीं है। बी एक नंबर है, इसको वेक्टर से डिवाइड कर दें, ऐसा होने वाला नहीं है स्टूडेंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी वेक्टर की जिनके सहारे हम आगे चलेंगे। वेक्टर कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा ये सब हम इन प्रॉपर्टीज के माध्यम से समझेंगे, और हम अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी समझेंगे। तो आज हमने क्या समझा, वेक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है ये कोर्स आपके आगे के स्टडी को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, और आप रेगुलरली इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और इसमें जो भी एक्सरसाइज और जो भी दी जाएंगी उसको करते रहिए। और बाकी सब्जेक्ट के भी आपको लेक्चर्स मिलने ही वाले हैं, और मैं इसकी जानकारी भी दूंगा कि आपका टेस्ट कहाँ होगा, किस प्लेटफॉर्म पर होगा, कौन सी वेबसाइट है वो, वहाँ पे आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपको असाइनमेंट भी उसी उसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो वो सब हम आपको आगे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे इस चैनल को आगे ले जाने में हमारी मदद कीजिए, हमारे को मोटिवेट कीजिए, जिससे कि हम और भी अच्छे अच्छे इस तरीके की वीडियो बनाएं और आपकी आगे की स्टडी को अच्छा बनाएं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।